सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज प्रोग्राम में हम जो सिचुएशन बनी है फाटा के इलाके में मीरान शाह के नज़दीक बोया चेक पोस्ट पर, एक्चुअली जो वो चेक पोस्ट है उसका नाम है खाड़ कमर। वहाँ पर जो वाक़या हुआ जिसमें मुसल्लह अफराद ने हमला किया चेक पोस्ट पर, 5 फ़ौजी उसमें ज़ख्मी हुए और 3 हमलावर उनमें हलाक हुए और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए जिनको वहाँ से अब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और उनका इलाज मुआलजा जारी है। ये वाक़या क्यों पेश आया, इसकी क्या ज़रूरत थी? और उसमें जो सामने बात आ रही है कि 2 जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, वो भी वहीं पर विसिनिटी में थे और उन्होंने इश्तिहाल दिलाया, तकारीर इस तरह से की कि लोगों को गुस्सा आया और जिस पर यह सारा वाक़या हुआ। अली वज़ीर तो हिरासत में है, कस्टडी में है, लेकिन मोहसिन दावड़ साहब के बारे में ये है कि वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। क्या ज़रूरत है इस सारी चीज़ की? क्यों आया ये वाक़या? वहाँ पे सूरत हाल क्या चल रही है? इससे पहले हम ये DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह चुके हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है, PTM के हवाले से उन्होंने बात की और फिर ये नारे लगते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाक फ़ौज को मुकम्मल तौर पर एक टारगेट किया है इस ग्रुप ने। क्यों इस तरह किया जा रहा है? वहाँ पर सूरत हाल क्या है? इसके लिए आज हमारे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और दोनों का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर इन्हीं इलाकों से है। वहाँ रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, समझते हैं सारे मामलात को, अपनी आँखों से देखा है, ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं और हर चीज़ को समझते हैं जो पॉलिटिकल जो भी डायनामिक्स हैं। रहमत मसूद ज़बरदस्त सहाफ़ी, कोई किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। फिर इनाम खटक ज़बरदस्त सहाफ़ी, आजकल यहाँ पर डॉन से वाबस्ता हैं। रहमत मसूद जो हैं शायद अरब न्यूज़ के साथ भी हैं। तो ये दोनों असहाब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये मामला सारा है क्या। इनाम खटक, आपसे अगर रहमत साहब इजाज़त दें तो आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो आज सारा वाक़या हुआ इसकी तफसीलात तो आ चुकी हैं कि किस तरह से हुआ और ये सारा, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और अचीव किसने किया? और फिर मैं आपसे ये बात भी ज़रूर आपसे चाहूँगा कि आप सवाल करें कि बिलावल भुट्टो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कह दिया कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर कैसे हमला कर सकते हैं। यानी उन्होंने, अभी फैक्ट्स नहीं आए, एक ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया और फ़ौरन ही उसका रिस्पांस ये कर दिया कि जनाब ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, कोई फैक्ट्स कहीं से असर्टेन किए बगैर। देखिए समी साहब, सबसे पहले तो मैं नहायत अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि इस किस्म का इशू हमें डिबेट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कोई चीज़ हासिल नहीं होती। हम देख रहे हैं कि फाटा जो कि बड़ा वोलेटाइल एरिया था, हमने देखा कि वहाँ पर कौन कौन सी मुसल्ला दहशतगर्द तंजीम नहीं थी। हमने देखा कि वहाँ पर उनके अपने इलाके के लोग नक्ल हरकत नहीं कर सकते थे। हम और आप जैसा बंदा अगर इस्लामाबाद से जाना चाहे वो तो सोच भी नहीं सकता था कि फाटा में भी हम जैसे लोग जा सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन टोटल डिफरेंट है। कोई मुसल्ला तंजीम वजूद नहीं रखती पूरे फाटा में, तो क्या पूरे पाकिस्तान में। ये ऑन द रिकॉर्ड है और ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। फिर हमने देखा कि वो जो खुदकश जैकेट की मशीनरी होती थी वो भी नहीं है। फाटा में कोई ऐसे तालिबान दहशतगर्द ग्रुप नहीं है जो बरमला कह सके कि फ़लाँ एजेंसी में हमारी कोई तंजीम है या हमारा कोई हेडक्वार्टर है। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं है। अब बात यह है कि अब ये मामला क्यों उठा, आखिर क्या वजह है कि जिस फाटा को दहशतगर्दी से निकल कर तरक्की की तरफ जाना था, एक बार फिर उसको उसी शोरश में डाला जा रहा है। तो ये किसको फ़ायदा है? अल्टीमेटली इसका नुकसान किसी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा सिवाय उन कबाइल के जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं। उनके लिए अब एक टाइम है कि जैसे रहमत मेरे साथ बैठे हैं वही मसूद है और पर्टिकुलरली उस एरिया से ताल्लुक़ रखता है जो कि शोरशज़दा रहा है, कि वहाँ पर कुछ ऐसे
लोग हैं जो कि अब उनको ख़याल आया है कि हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो दरकार है कि वो जाए वहाँ पर एजुकेशन सिटी बनाए। हमने देखा है रहमत साहब हैं उधर, फार्मर आईजी रिटायर हो गए हैं, आई थिंक रहमत मसूद साहब मेरी इस्लाह करेंगे, उन्होंने एजुकेशन सिटी का उधर इफ्तिताह किया। रहमत खान बिल्कुल। और इसके अलावा मेरा एक सवाल है समी साहब कि इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है जब दहशतगर्द वहाँ नहीं है, जब सुसाइड जैकेट की फैक्ट्री वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब वहाँ नकलो मकानी की यानी आप फ्रीली घूम सकते हैं। वहाँ ऐसा दौर आया है कुछ लोग जो कि बज़ाहिर आर्मी के ख़िलाफ़ हैं लेकिन वो वहाँ जाकर सेल्फियाँ बनाते हैं ख़वातीन। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या 2 साल 3 साल कबल उनको इस किस्म की सहूलत मैसर थी कि वो पेशावर इस्लामाबाद से जाके बावजूद इसके कि वो ख़वातीन हैं, मर्द भी नहीं जा सकते थे, वहाँ नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में खड़े होकर सेल्फियाँ बनाएं? यानी इसका मतलब है कि वो गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर अमन है। मेरे ख़्याल से इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम एक और महाज की तरफ जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? हम क्या करना चाहते हैं? वो लोग जो इस किस्म की बातें करना चाहते हैं वो क्या हासिल करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा रहमत, एक अगर ओवरऑल हम देखते हैं पिछले 15-20 दिनों में तो इसमें शिद्दत आ गई है, लेकिन पिछले 3-4-5 महीनों से एक मूवमेंट पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से, कभी हम देखते हैं जी वो कराची में मुज़ाहरा कर रहे हैं, कभी हम देखते हैं वो कोयटा में मुज़ाहरा कर रहे हैं, कभी हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में एक मासूम बच्ची का कत्ल होता है फरिश्ते का, वहाँ पर वो सारी की सारी लीडरशिप आके बैठ जाती है और गालियाँ पाकिस्तान की फ़ौज को। यहाँ पर तो ख़ुद हमने सुना कि ये जो वर्दी वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब कुछ पता नहीं वो बेचारी मासूम बच्ची को किसने कत्ल किया। हर चीज़ में एथनिसिटी की बुनियाद बना के जो आज से 20-25 साल पहले जो वो एक ग्रेट पख्तूनस्तान की जो बात की जाती थी, एक ऐसा लग रहा है कि लिसानी यानी एथनिसिटी की बुनियाद पर जो पश्तून हैं उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से निकाल के, जैसे कभी एक MQM जमात मुहाजिरों की बन गई थी, एक पश्तून जमात बना के तो फिर कोई डिमांड्स आगे लाई जाए। कोई इस किस्म का परसेप्शन जो मुझे नज़र आता है, एक कोशिश ये नज़र आ रही है जिसके बारे में DG ISPR ये कह चुके हैं कि ये एक फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है। इसमें इमरान खान ने ये कहा है कि प्रॉब्लम्स तो होंगी कबाइल के इलाकों में लोगों को, लेकिन जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं और आज बाकायदा पूरा हमला, आप इसको किस तरह से देखते हैं रहमत? मेरे ख्याल में आज वाकई जो डेवलपमेंट हुई है वेरी ट्रबलिंग सिचुएशन है। लेकिन मसला यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जब PTM ज़ाहिर है कि जहाँ पे कोई ऑपरेशन होता है, कोई 10, 12, 14 साल ऑपरेशन रहा है, तो उसके बैकड्रॉप में इश्यूज़ तो होंगे। इश्यूज़ पे हम बात करेंगे, इश्यूज़ हैं वहाँ पे, जेन्युइन इश्यूज़ हैं। रही बात इसकी जो है ना PTM की, जो ये नारे लगाते हैं इनके ऊपर या इनको फंडिंग कहाँ से होती है, यह है इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा मसला एज ए कलेक्टिवली मसला क्या एज ए नेशन, वो यही है कि PTM के इशू के ऊपर हर कोई अपने इंटरेस्ट के ऊपर खेल रहा है। तो आपको पता ही होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक कमेटी बनी, शाहजी गुल अफरीदी फार्मर सेनेटर MNA जो है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद दूसरी कमेटी बनी जिसमें अजमल वज़ीर एडवाइज़र टू KP चीफ मिनिस्टर वो हेड कर रहे थे, आई थिंक हेड कर रहे थे या वो एक मेंबर थे उसके। तो उसी कमेटी का कोई आया। उसके बाद तीसरी कमेटी बनी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिप्राइव्ड एरियाज़, उस कमेटी को बुलाया गया है, लेकिन उस कमेटी का आज तक कोई फॉलो अप, मसला ये है कि उनका फॉलो अप नहीं होता। ठीक है, फॉलो अप नहीं होता तो इस तरह जिस तरह एक ट्रेजिक इशू आज हुआ है, एक डेवलपमेंट हुई है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी है इसको चाहिए कि PTM के साथ उनके जो मुज़ाकरात चल पड़े उनका कोई प्रॉपर एक फॉलो अप हो और उनके जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। बाकी रही बात ग्रेटर पश्तूनिस्तान की, मैं नहीं समझता, मैं टोटली इसे नेगेट करता हूँ कि ग्रेटर पश्तूनिस्तान है या लरबर जो अफ़गान की बात हो रही है, ये वैसे एक टीनेजर्स की तरफ से एक वो हो सकते हैं, नारे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी
साइड फैक्ट नहीं है। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, इसको वज़ीर आज़म इमरान खान तस्लीम कर चुके हैं, वहाँ पर मसाइल हैं। इसको आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा, मैं ख़ुद उस महफ़िल में शरीक था जिसमें उन्होंने ये तस्लीम किया कि वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको, मसलन एक बड़ा इशू माइनिंग का इशू है। जो माइनिंग जो की गई, जो पाकिस्तान की तरफ से जो थी, वो तो बड़ी हद तक दूर हो गई हैं, लेकिन वो क्योंकि बहुत अरसा उसमें अमल दखल नहीं रहा, जो दूसरे हिस्से से आके जो लोग माइनिंग कर चुके हैं, उसमें ख़ुद उन्होंने तस्लीम किया था कि 50-55% जो काम है वो हुआ है, बाकी रहता है। और फिर चेक पोस्ट पर जो लोगों की चेकिंग का मामला था, उसको भी उन्होंने कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन एक बात जो आर्मी चीफ़ ने भी हमेशा कही और जो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बात होती है, कि अगर कोई मसला है तो हम सब अवेलेबल हैं। एक तो है ना ओवरऑल मसला जिस पर बातचीत चल रही है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कोई इंडिविजुअल अगर मसाइल हैं तो उसको भी हल करने के लिए मैकेनिज़्म मौजूद है। आज का जो वाक़या हुआ ना रहमत, उसमें यह बताया जाता है कि जो वहाँ पर एक सिट इन था पिछले कुछ 4-5-6 दिनों से, उसमें लोग नहीं इतने आए, 40-50 लोग थे। अब आज जो दूसरे इलाके हैं, जैसे बन्नू है, जैसे कर्क है, और दूसरे इलाकों से गाड़ियों में लोगों को लाया जा रहा था वहाँ पर बिठाने के लिए, जिस पर जो चेक पोस्ट के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि अगर तो ये इस इलाके के हैं तो ये जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, भले हज़ारों की तादाद में हो। लेकिन आप जो दूसरे इलाकों से लोगों को ला के यहाँ पर एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर हमें इतराज़ है। लेकिन इस पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। अली वज़ीर साहब और मोहसिन दावड़ साहब को आप ले आएँ, इनसे हम बात कर लेते हैं और इस मसले का हल निकाल लेते हैं। लेकिन जो मॉब था वहाँ पे, जो भी लोग थे, 100 थे, 200 थे, उन्होंने वो मोहसिन, लगता ये है कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर भी आगे नहीं आ सके बात करने के लिए। तो क्या हम ये समझें कि फिर वो जिन लोगों के साथ थे वो अब उन पर भी उनका कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है? इसको कैसे देखते हैं आप? ये सारी क्या कहानी? मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपके साथ। वही इशू यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूँगा कि जब तक आपका उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई फॉलो अप मेकनिज़म ना हो, आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, कमेटी पे कमेटी बनाएंगे और उनके साथ मुज़ाकरात का कोई रिज़ल्ट आज तक नहीं आया। तो इसमें कोई शक नहीं कि मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। मेन मसला जो ये था चेक पोस्टों के ऊपर, जिस तरह अभी आपने कहा कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और ISPR DG ने भी कहा कि चेक पोस्टों के ऊपर जो है ना नरमी हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, ये चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव है। लेकिन फिर चीज़ों को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें सलाउद्दीन खान महसूद, फार्मर IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, अरब न्यूज़ के लिए मेरी उनके साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू हुई थी कि 28,000 प्लस खासेदार एंड लेविस फोर्स को पुलिस में ज़म किया जाएगा। उससे क्या होना था? उससे ये होना था कि वहाँ पे जो मिलिट्री ऑपरेशन हुई है, अब आर्मी ने, मिलिट्री ने अपनी ज़िम्मेदारी दे के सिक्योरिटी इम्प्रूव करके, अब यही होना चाहिए था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए था, सिक्योरिटी सिचुएशन रिस्पांसिबिलिटी को टेक ओवर करना चाहिए। बीच में यही हुआ कि सलाउद्दीन फार्मर IG, उसने कहा कि 28,000 प्लस खासादार एंड लेवी फोर्स को पुलिस में जम होना चाहिए और उनको IG पुलिस, DIG, DPO के अंडर होना चाहिए, जिस तरह रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में है। तो बीच में वो इशू अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिसाइज हो गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसको रातों रात, और चीफ सेक्रेटरी कामरान नवीद बलोच उसके साथ उन्हीं के पेज पे था, रातों रात इन दोनों को ट्रांसफ़र करके एक को IG आज़ाद कश्मीर लगाया और कामरान नवीद को इस्लामाबाद भेज दिया गया। तो इस तरह इश्यूज़ को पॉलिटिसाइज किया गया और वहाँ पे जो है ना IG को लाया गया। फॉर्चुनेटली सलाउद्दीन खान महसूद के पास ये कैपेबिलिटीज़ थी कि एक तो वो पर्सनल ताल्लुक उसका फाटा से था, वो ट्राइबल है। उन्होंने पूरी एक प्लानिंग की थी कि पुलिस को, खासेदार को कैसे पुलिस में जम करना है। उसने एक प्लानिंग की थी कि लोकल ट्राइब्समैन के साथ इंडिविजुअली हर ट्राइबल एजेंसी में जाके उनके साथ बैठना था और उनको एतमाद में लेना था कि पुलिस के साथ डीलिंग कैसी होगी और सिक्योरिटी सिचुएशन में आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर्सनल इंटरेस्ट को देकर उनको रातों रात ट्रांसफ़र किया गया
और आज उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ वाले। ठीक हो गया ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ पे कोई ऐसा सेटअप लाना चाहिए कि लोकल डायनामिक्स, लोकल कल्चरल डायनामिक्स का पता हो लोगों को, ऑफिसर्स को, और अभी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पुलिस को टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि आर्मी ने जो काम करना था वो कर लिया, वहाँ पे ऑपरेशन हो गए, सिक्योरिटी सिचुएशन कंसिडरेबली इम्प्रूव है। ठीक है। अच्छा इनाम, मैं मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर दोनों कौमी असम्बली के मेंबर हैं, मंडे को भी कौमी असम्बली का इजलास है, वहाँ पर अगर एक सिचुएशन है तो अगर वाकई उस सिचुएशन को हल करने की बात थी तो क्या कौमी असम्बली एक प्रॉपर फोरम नहीं था जिस पर आके वो बात करते, और उसमें पूरा नेशनल मीडिया भी वहाँ पर बैठा होता है, पूरे पाकिस्तान के सियासतदान बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो ये बात करते कि ये सिचुएशन है फाटा में और इस पर फौरी तौर पर बहस की ज़रूरत है, फौरी तौर पर इंतज़ामिया की इस हवाले से हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वज़ीर दाखिला भी वहाँ पर होते, तो बजाय इसके ये करते वो खुद वहाँ पर चले गए और वो ये सारा वाक़या उनके सामने रूनुमा हुआ। तो समी साहब, मैं आपको बुनियादी तौर पर ख़बर दे रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर यह खेल क्यों खेला जा रहा है। यानी कि फाटा में जो अब ज़म हो चुका है उसके हवाले से जो आईनी तरमीम हुई है कि वहाँ जो सीटों की तादाद है वो बढ़ानी है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करेगा, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में जो मंजूर पश्तीन है जो कि असल मशर है, यानी कि अगर हम कहें कि सरबरा, अगर कोई पीटीएम अगरचे कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ग्रुप भी नहीं है, लेकिन उनके सरबरा मंजूर पश्तीन बहरहाल हैं। मंजूर पश्तीन के बकौल पीटीएम को पार्लिमानी सियासत में नहीं जाना चाहिए, जबकि अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जो कि ऑलरेडी कौमी असम्बली के अरकान हैं और उनको जो पैट्रोनेज हासिल है वो अफरासियाब खटक साहब की है। अफरासियाब खटक साहब इनको कह रहे हैं और ख़ुद अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ की ख्वाहिश है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें ये पार्टिसिपेट करें, जबकि पीटीएम कहती है कि ये कोई पार्लिमानी जमात नहीं है। तो इनके दरमियान ख़ुद भी एक डिवीज़न है। अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जो आज एक्टिव हो रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये अपने कैंडिडेट्स फाटा में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहिए आपका मतलब है ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब क्योंकि पीटीएम जो है शायद वो उनको इतना वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो समी साहब सीधी सी बात है, मंजूर पश्तीन इलेक्शन में नहीं आ रहा, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर मंजूर पश्तीन की ख्वाहिश के बरक्स इलेक्शन में आना चाहते हैं। मंजूर पश्तीन ने इनको नहीं बोला था कि आप एमएनए की सीट लड़ें, ये लड़कर आ गए। तो अब जो असल बात है वो ये है कि पीटीएम पर क्या चीज़ है, क्योंकि अगर फिर एक सवाल यहाँ पर ये है, इनाम आपसे सवाल है कि रहमत आप भी इस पर हमें अपना इनपुट दे सकते हैं। अगर मंजूर पश्तीन इलेक्शन पे बिलीव नहीं करते, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वो आना नहीं चाहते, तो फिर तो उनकी इंटेंशंस वाज़ेह हैं, वो फिर पाकिस्तान को तो वो कबूल ही नहीं करते। फिर नहीं समी साहब, यहाँ पर मैं इंटरप्ट मेरा सवाल है ये, मेरा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। प्रेशर ग्रुप का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर कोई सियासी जो प्रेशर ग्रुप है वो पार्लिमानी सियासत पर भी बिलीव करे। जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये देखें, उनका एक जो इशू है मंजूर पश्तीन का, वो कहते हैं कि मेरा जो इशू है वो नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान या फाटा तक महदूद है, मेरे बाकी पश्तूनों पे आप अपने मुतालबात जर्नलाइज नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट करक में कोई इशू नहीं है, कोहाट में आर्मी से कोई मसला नहीं है, पेशावर वैली में सवात तक कोई इशू नहीं है, लक्की मरोत और डी खान में कोई इशू नहीं है। तो अगर कोई इशू है तो वो नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान तक ही है। उस हवाले से मंजूर पश्तीन के जो मुतालबात हैं उसके साथ मैं एग्री करता हूँ, आप भी एग्री करते हैं समी साहब, प्राइम मिनिस्टर एग्री करते हैं, सब लोग प्राइम मिनिस्टर एग्री करते हैं। जबकि जो सियासत की बात होती है वो इन दो अरकान की जानिब से है। आपने देखा कि अली वज़ीर की कामयाबी में पीटीआई का भी हाथ है। अच्छा, मैं रहमत आपसे मैं पूछता हूँ, मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि जो मसाइल हैं, अगर किसी भी डेमोक्रेसी में वो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पर बल्दियाती सिस्टम हो या प्रोविंशियल लेवल पर सूबाई असम्बली हो, नेशनल लेवल पर कौमी असम्बली हो, अगर एक जमात अपने मुतालबे उसके हैं, उसके ग्रीवेंसेस हैं, उसका सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है, कैसे फिर वो दूर करेगी? क्या वो चाहते हैं? अगर को किसी पार्लिमानी निज़ाम में, किसी हुकूमत में वो शामिल नहीं होना चाहते तो फिर क्या मकसद है इसका? समी साहब, मंजूर पश्तीन को ये कहते हुए सुना गया है कि मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पार्लिमानी निज़ाम में
इलेक्शन में इसलिए नहीं आऊँगा कि उस तरह से फिर वो प्रेशर डेवलप नहीं किया जा सकता है टू हेल्प रिजॉल्व माई प्रॉब्लम्स, तो इसलिए वो पार्लियामेंट से दूर रहे। तो फिर कैसे वो कैसे ये दो बंदे कौन हैं? फिर कैसे करेंगे? वरना ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, फिर कैसे प्रेशर कैसे डालेंगे? पार्लियामेंट से बाहर कैसे डालेंगे? प्रेशर तो यही प्रेशर है, यही हमला करेंगे, यही सड़कों ब्लॉक करेंगे? नहीं, हमला ये तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम स्टेप है, ये कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। और ना इन लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि आप लोग जो है ना बंदूक के हौसला उठा लें, ये गलत है, टोटली गलत है। मंजूर का वो प्रेशर का यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह उसको सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। आप सेनेट के साथ बैठ जाएं। मंजूर पश्तीन को 2 बार बुलाया है, जो कि एक बहुत अच्छी रिवायत है। वो आया था वहाँ पे, उन्होंने सुना था। अब मैं चाहता हूँ कि वही सेनेट स्टैंडिंग कमेटी इसका फॉलो अप रखना चाहिए, ठीक है, ताकि इश्यूज़ को जो है ना टैकल किया जा सके मुज़ाकरात से। अगेन ये हुकूमत की बात है, जो रहमत ने जो बात की है समी साहब, वो हुकूमत से बुनियादी तौर पर मुतालबा कर रहे हैं। तो जब हुकूमत का कोई इशू हो तो उसमें मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूशन को मुसलसल और डे 1 से टारगेट बनाना, तो ये इस बात की गमाजी करता है कि आपके अज़ाइम कुछ और हैं। और फिर मंजूर पश्तीन के हवाले से मैं बात करूं कि उनके जो मुतालबात हैं अगर उनके अपने ज़ाती हैं तो फिर उनके साथ हम मुतफ़िक हैं, लेकिन अगर किसी आउटसाइडर के मुतालबात लोकल बंदे के मुंह से कहलवाए जाते हैं तो फिर इसको हम प्लांटेड बोलते हैं। फिर अगेन वही बात कर रहा हूँ, मेरे ख़्याल से नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान में ह्यूमन राइट्स का इशू होगा, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलपमेंट का इशू है। वहाँ पर स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। ये ह्यूमन राइट्स की बातें जो हैं, ये उन लोगों की बातें हैं जो कि बिल्कुल फुल जीनत पर पहुँचे हों, उसके बाद वो कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्या ब्ला ब्ला। ये समी साहब, ये बात मेरे से हजम नहीं होती। एक बंदे को 2 वक्त की रोटी हासिल नहीं है और आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रायोरिटी करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कोई और मैं काटता हूँ समी साहब यहाँ पे कि वहाँ पे जो मतलब एक्सट्रीम ज़रूरत है एजुकेशन, हेल्थ। अब हेल्थ का आप सोच लें कि साउथ वज़ीरिस्तान में सूद बेल्ट, जहाँ पे ऑफिशियली तकरीबन 0.5 मिलियन, अनऑफिशियली कोई 8 लाख आबादी है, वहाँ पे गायनी डॉक्टर नहीं है, गायनाकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, कंडेमनेबल। और वहाँ पे जब आप एक सीरियस पेशेंट को लाएंगे तो यू हैव टू ट्रेवल फॉर 4 आवर्स, या तो आप टांग या तो आप वहाँ अपने पेशेंट को लाएंगे। तो वहाँ पे ना कोई प्रॉपर सिस्टम है पानी का, ना हेल्थ का, और ना एजुकेशन का। चूँकि वहाँ पे अब लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी मददाब के तहत वो उठे हैं। जिस तरह इनामुल्लाह खटक ने पहले कहा कि वज़ीरिस्तान एजुकेशन सिटी, वज़ीरिस्तान एजुकेशन सिटी का बुनियाद एक रिटायर्ड एडिशनल IG रिटायर्ड पुलिस रहमत खान महसूद ने रखी, जिसको कोर कमांडर पेशावर को उन्होंने इनवाइट किया था। तो ये अपनी मदद आपके तहत लोग चीज़ें कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस मामले में बिल्कुल। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। बड़ा ये इम्पोर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए। वो जगह, वो खित्ता जहाँ हज़ारों लोगों की कुर्बानियों के बाद अमन बहाल हुआ, कोई मुसल्ला ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर नहीं है, और वो लोग जो तालिबान के बारे में ये एतराज़ करते थे कि ये बंदूक की ज़बान में बात करते हैं, ये ताकत की ज़बान में बात करते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिक्स पर यकीन रखते हैं, आज इतलात ये आ रही हैं कि अब उन लोगों के हाथों में गन्स हैं, जबकि तालिबान को पाक फ़ौज ने वहाँ से भगा दिया। और वो हमला किस पर कर रहे हैं? आज जो हमला हुआ वो पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों पर हुआ। एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल, इसका हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, और फिर जो बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट है उस पर भी मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से तबसरा लूँगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया स्पेशल में हम आज जो वाक़या पेश आया मीरान शाह के नज़दीक उस पर बात कर रहे हैं। जो अली वज़ीर हैं और मोहसिन दावड़, इनामुल्लाह खटक साहब ने हमें ये बताया कि ये ज़ेर असर हैं जनाब अफरासियाब खटक के, ANP के रहनुमा और ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से। लेकिन ये ऐसी जो तंजीमें हैं, ये सब NGOs, इनमें फ़ौरन फंडिंग बहुत होती है,
और बहुत सारी तंजीमों पर वजारत दाखिला ने पाबंदी भी लगाई कि उनका एक अपना एजेंडा होता है। अगर हम देखें तो ये अवार्ड्स भी उन लोगों को देते हैं जो बुनियादी तौर पर उनके बिल्कुल पॉलिसीज़ के मुताबिक बात कर रहे होते हैं। वही सहाफ़ी, वही सियासतदान, वही वेस्ट, उन्हीं को सब मरात उन्हीं के लिए हैं। और जो ख़ित्ते की बात करता है उसको दहशतगर्द कहते हैं। कश्मीर में जो लोग आज़ादी की बात करते हैं वो वेस्ट की नज़र में दहशतगर्द हैं। एक ज़माने में इसराइल के वज़ीर आज़म राबिन शायद उनका नाम था, उनको भी दहशतगर्द कहा जाता था जब वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बात कर रहे थे। अब ना जाने ये सिलसिला कब थमेगा, कब तक ये जारी रहेगा। आते हैं इसी पर जो जेन्युइन है मसाइल, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पर पिछले 40-45 साल से इतना बारूद फेंका गया है उस खित्ते में, इतना खून बहा है उस खित्ते में कि वहाँ पर सवाए गन्स के और वो जो असले की बू है इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब कुछ बहाली अमन और उसके बाद चीज़ें शुरू हुई, लेकिन जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो फंड्स नहीं दिए गए। और रहमत मसूद से आपने सुना कि वो ऑफिसर्स, वो ब्यूरोक्रेट्स जो बिल्कुल तहैया कर चुके थे कि अब तब्दीली करेंगे पूरी, और उस खित्ते के तमाम जो मैकेनिक्स हैं, डायनामिक्स को समझते थे, वो भी पोलिटिसाइज होकर रातों रात तब्दील हो गया। बिल्कुल सलाउद्दीन महसूद का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है। अभी जो आज जो वाक़या हुआ उस पर DG ISPR ने अपनी इंफॉर्मेशन दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस तरह से ये वाक़या हुआ। लेकिन बिलावल भुट्टो ने आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी किसी से बात हुई है, ये नहीं कहा कि मैं ये बिलीव करता हूँ। उन्होंने आके ये सवाल कर दिया उनको क्या ज़रूरत थी हमला करने की, जबकि मोहसिन दावड़ की तकारीर हम सुन चुके हैं कि उन्होंने कहा कि मैं बदला लूँगा, भले वो जिस चीज़ का भी कह रहे थे। तो आउटराइटली रिजेक्ट करना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरीके से। रहमत मसूद अभी अफ्तार पार्टी में भी वो इधर मौजूद थे, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़, और जो बताया गया हमें कि बिल्कुल खुलकर उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी तनकीद की, और मरीम नवाज़ साहबा मुस्कुराती रहीं और बिलावल भुट्टो भी सर हिलाते रहे। जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान बहुत खुश थे इस सारी गुफ्तगू पर। तो ये किस तरफ जा रही है? हम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी अब उस तरफ जा रही है। समी साहब वही बात आ रही है जो पहले मैंने आपको कहा था कि PTM इशू के ऊपर हर कोई अपनी या तो सियासत चमका रहा है या कोई स्टेटमेंट दे रहा है कीपिंग इन व्यू हिज पर्सनल इंटरेस्ट। तो आज आप देख लें कि हमारे जितने भी इंटेलिजेंशिया एनालिस्ट्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कोई भी नहीं कर रहा। अभी भी सिचुएशन वहाँ पे क्लियर नहीं है कि असल सिचुएशन क्या है और वहाँ पे हुआ क्या है इन टर्म्स ऑफ कैजुअल्टीज़, क्योंकि वहाँ पे ना नहीं, वो तो उसमें अफगान न्यूज़ एजेंसी ने एक ऐसी फ़ोटो लगाई जिसमें उन्होंने दिखाया ज़ख्मियों को और ख़बर चला दी कि 45 लोग, फिर बाद में उन्होंने उस खबर को विड्रॉ किया, माजरत की कि वो हमने जी गलत। तो वो ये बात आपकी सही है कि कंफ्यूजन ये डेलिब्रेट है या वाकई गलती होगी। वो पिक्चर उन्होंने चलाई थी तो मैंने उस पर एक वो रिकॉर्ड किया था, मैंने उसको व्हाट्सएप किया था। मैंने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये तो पुरानी कोई 10-12 साल पुरानी एक पिक्चर है। तो उन्होंने फिर उसकी वो भी चला दी खबर के उन्होंने सॉरी कर लिया उस पर ट्विटर पे। तो मैं यही कह रहा था कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कोई भी नहीं कर रहा। हमारी मीडिया को आप देख लें, हमारे पॉलिटिशियंस को, बिलावल भुट्टो को भी चाहिए था कि वो वेट कर लेते, इंतज़ार कर लेते कि वहाँ पे जो है ना जेन्युइन इंफॉर्मेशन आके कि असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपके मोबाइल सर्विस नहीं है, वहाँ पे आपका लैंडलाइन इस वक्त काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे जो है ना आप कम्युनिकेशन टोटली कम्युनिकेशन नहीं है, सिस्टम डिस्टर्ब्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए सबको, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, फाटा सफ़र हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सबको जो है ना आगे आना चाहिए और इन PTM को बिठा के उनके जो है ना लेजिटिमेट डिमांड्स को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इशू आगे कोई फ्लेयर अप ना हो। अच्छा इनाम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर दी गई है। इससे पहले ये होता था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब रोज़ाना रात को तकरीर करते थे और मीडिया को मजबूर करते थे कि वो दिखाए तकरीर,
और फिर उसके बाद वो उस तकरीर में वो उनकी इंस्ट्रक्शंस भी आती थी, उनके कहने पर हमले भी हुए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी तकरीर को बैन किया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन्स दायर हुई हैं जिसमें ये इस्तदा की गई है कि ये जिस अंदाज़ में चीज़ों को, वो जो एक गुल लई साहबा हैं जो एक PTM की एक हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, और जिस अंदाज़ में उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गुफ्तगू की है, और आज का ये जो वाक़या है, ये तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा कि जिसमें आपने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया है। कैसे देखते हैं? लेकिन समी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इससे पहले भी लोग पिटीशन दायर कर चुके हैं, लेकिन हम बुनियादी तौर पर एक सवाल पूछना चाहते हैं कि फाटा ठीक है, वहाँ पर जंग हुई, वहाँ पर इन तमाम सियासी जमातों ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। वही अफरासियाब खटक और बुशरा गोहर लोग जो कहते थे कि ऑपरेशन पाकिस्तान नहीं कर रहा, अब कह रहे हैं कि क्यों किया। फिर ये सारी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद अब हमें सोचना चाहिए कि क्या नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान या फाटा के जो दीगर इलेक्टेड लॉ मेकर्स हैं, जो अरकान हैं, क्या उनको हल की जानिब जाना चाहिए या टकराव की जानिब जाना चाहिए? फिर मैं आपसे पूछता हूँ समी साहब, अली वज़ीर PTI की मदद से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, मोहसिन दावड़ भी हुए आज़ाद की हैसियत में। क्या इनको ये नहीं जाना चाहिए था कि ये कहें कि जब PTI ने इनको ऑफ़र किया कि आप आ जाएं, PTI में शमूलियत इख्तियार करें, तो क्या ये इनके लिए मौका नहीं था कि ये PTI में शामिल होते, तो उसी हुकूमत का हिस्सा बनते और वज़ारत मांगते और कहते कि मेरे इलाके में ये मसाइल हैं? आप अपोजिशन में बैठ के क्या करना चाहते हैं? इनके बारे में एक ओपिनियन है जो कि जिसके साथ मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये कैरियरिस्ट है, ये कैरियर बनाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, ये जो इलेक्शन अभी आ रहे हैं फाटा में, इसके लिए बुनियादी तौर पर इलेक्शन मुहिम है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनको चाहिए, क्या मैंने अली वज़ीर को ख़ुद नहीं कहा कि आपके लिए वजारत सैफरान है? आ जाते, आप वज़ीर की हैसियत से लोगों की मदद कर सकते हैं, या आप इसी तरह चीखेंगे? ये तो आप 15 साल से चीख रहे हैं, कोई फ़ायदा हुआ है? आप वज़ीर बनते, मोहसिन दावड़ आप वज़ीर बनते, आप अपने लोगों के मसाइल हल करते। क्या आपके लोगों ने आपको इसलिए मुंतखब कराया है कि आप अपोजिशन में जाके बैठें, या इसलिए मुंतखब कराया है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने? कौमी असम्बली में आने के बाद आपका क्या है? आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि आप कौमी असम्बली में आए हैं, आपका मकसद यही है कि आप हुकूमत में हासिल हों। एक आज़ाद उम्मीदवार की क्या हैसियत होती है? यही कि उसको मेजॉरिटी पार्टी बुलाए तो उसमें शामिल हो। ये नहीं, इसका मतलब है कि आप ठीक है शोर मचा लेंगे, आप TV पे भी आप बहस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान के लोगों के जो मसाइल हैं उसका हल नहीं है। ये आप अपना कैरियर बना रहे हैं। अच्छा रहमत, ये जो हम 5th जनरेशन वॉर का सुनते हैं कि जिसमें आपके अपने ही लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, आपके अपने इदारों को बदनाम करने के लिए, मुल्क की जड़ों को खोखला करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, तो ये जो पश्तीन साहब हैं वो कहते हैं मेरा प्रेशर ग्रुप ख़त्म हो जाएगा अगर मैं पार्लियामेंट में आया। जो पार्लियामेंट में आए हैं वो कहते हैं हम हुकूमत में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में रहेंगे। तो मसला जो है वो कहते हैं कि ये हल नहीं हो रहा। फिर उसमें ये एहतजाज और उसके बाद ये हमला, और उसके बाद अब आप देखें ना, एक जो जवान था वो रोज़े से था जिसको ज़ख्मी किया, और वो अपना रोज़ा तोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसकी ब्लीडिंग बहुत हुई तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको रोज़ा आपका नहीं है। तो रोज़े में बावर्दी लोग जो अपने ही लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, और सिर्फ इतना उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर अगर मकामी हैं तो आप आ जाएं, और इस पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। उन पर आप असला बरसा दें, उन पर आप गोलियां चला दें, उनको आप चाकुओं से उन पर आप हमलावर हो जाएं, और फिर मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उनके बंदे आके अपने ही फ़ौज के अपने ही तर्जमान को उसको डिस्प्यूट में ले आए कि जनाब ये आप क्या कह रहे हैं, हम कैसे ये बात मान लें। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट रहमत? समी साहब, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रहमत के बोलने से पहले। ये जो रहमत मसूद को आपने बिठाया है, ये किसी ज़माने में काबुल में पशवाक एजेंसी में काम करते थे अफ़गानिस्तान में। वहाँ उन्होंने अपने इंडियन बॉस को बोला कि पाकिस्तान के हवाले से अगर बम धमाके की मजम्मत आती है और इंडिया की तरफ से आती है, तो आप पाकिस्तान की जो मजम्मती बयान है या उसको इंडिया के साथ क्लब करके चलाएं, या फिर इंडिया का सेपरेट ना चलाएं। जिस पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करने आए,
तो रहमत मसूद ने, जो आपके प्रोग्राम में बैठा है, उन्होंने कहा कि आप भी इंडिया की नुमाइंदगी यहाँ नहीं करने आए, जिस पर रहमत मसूद ने रिज़ाइन किया। पाकिस्तान के साथ उनकी एसोसिएशन आप देख लें। अब ऐसे लोगों को आप किसके खिलाफ उकसा रहे हैं? इनके जो ग्रीवेंसेस हैं ये इनकी ज़ुबानी सुने, ये आपको गाइड कर देंगे, लेकिन ये कहना कि ये पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ हैं, ये गलत बात है। गलत है बिल्कुल। जी रहमत, मेरा सवाल था आपसे। बिल्कुल समी साहब, इनामुल्लाह खट्टक ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। ये जो इन्होंने मशहूर किया है कि लरो बर अफ़गानिस्तान, ग्रेटर पख्तूनिस्तान, ये वैसी बातें हैं, कोगली बात है, इनमें कोई हकीकत नहीं है। बिलीव मी के वहाँ पे IM और 40 मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि अफ़गानिस्तान है या अफ़गानिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये कोकली बातें हैं, सुनी सुनाई बातें लोग आगे फैला देते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। आज जो ट्रेजिक वाक़या हुआ है, बहुत ट्रेजिक डेवलपमेंट है दोनों तरफ से, चाहे जिस तरफ से भी हो। कैजुअल्टीज़ हुई है, अपना नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, तो हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब हमें कोई वे आउट निकालना चाहिए, कोई आगे की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर डिबेट पे डिबेट होनी चाहिए। अब हमारे लिए वे आउट क्या है, इस पे मैं इनामुल्लाह खट्टक साहब की और समी इब्राहिम साहब आपकी, इस पे इनपुट मैं चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस पे वे आउट क्या होना चाहिए। मेरा तो वही एक स्टैंड है कि आपने कमेटी के ऊपर कमेटियाँ बनाई है, कमेटियों के ऊपर कमेटियाँ बनाते जा रहे हो, जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अब ये जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी है ऑन डिप्राइव्ड एरियाज़, इस पे मैं तो कहता हूँ कि फोकस होनी चाहिए। लेजिटिमेट डिमांड्स जो हैं पहले उनको पॉइंट आउट करके कि ये इश्यूज़ जो है ये आपका लेजिटिमेट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, चेक पोस्ट के ऊपर कोई रवैया है, उनको पहले आप पॉइंट आउट करके उन पे एग्री करके कि ये इश्यूज़ हल होने हैं। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते जाए, उनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे। इश्यूज़ रिज़ॉल्व करके उनके पास कोई फिर ऐसे डिमांड नहीं है कि वो डिमांड पे डिमांडें करते होंगे। जी नाम साहब, लेकिन जो अगर बुनियादी तौर पर हम कहते हैं ना कि हल की तरफ जाना है, तो कम अज़ कम वो लोग जो बावर्दी सिपाहियों पर हमलावर होते हैं वो कोई हल नहीं ढूंढ रहे। ये बात क्लियर है कि अगर आप बावजूद इसके कि आप रुकन कौमी असम्बली हैं और आपकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच रही है और आप बड़े खुशी से इस नौबत का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान के मसाइल की हल की जानिब नहीं बढ़ रहे, बल्कि आपका कोई और मकसद है। इसीलिए अगर कोई हल होना भी है तो कम अज़ कम वो लोग इस हल का हिस्सा नहीं होने चाहिए जो शरंगेज़ी पसंद करते हों। इसका हल सिर्फ 2 बंदों के पास नहीं होना चाहिए, ना इतनी डिक्टेटरशिप किसी को देनी चाहिए। इसका हल जो मशरान है, क्या पूरे फाटा में 2 बंदे ही मशरान बन गए? क्या पूरे फाटा में वो मुअज़्ज़ज़ वज़ादार मलक, क्या उनको आप माइनस कर दें और 2 बच्चों के नाम उनका फ्यूचर दे दें? ये हो ही नहीं सकता। समी साहब, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बात लिख लें, क्योंकि अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो रहे हैं। मैं उनको अच्छा मशवरा दे दूँगा, गलत मशवरा नहीं दूँगा। इनकी जानिब से कोई किसी किस्म की हल की तरफ आगे बात नहीं जाएगी। अगर जाती तो ये पाकिस्तान, इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा बनते, वजारत का डिमांड करते। जब आप वजीर होंगे तो लोगों के मसाइल हल करेंगे। समी साहब, ये तो नहीं हो सकता कि आप प्रेशर ग्रुप में हैं, आपको जो लोग जो मसाइल का हल हैं वो आपसे कह रहे हैं कि हाथ मिलाएं, आप उनके साथ हाथ नहीं मिला रहे, आप टकराव की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आप एक कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, टीवी पे आपका नाम आ जाएगा, आपकी तस्वीर आ जाएगी, क्योंकि बड़े भूखे प्यासे थे, स्टूडेंट लीडर थे आपको इतनी बड़ी कवरेज चाहिए थी, आपको मिल रही है। लेकिन ये आपके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ये है, आपका इसमें कोई अच्छाई नहीं। अच्छा रहमत, अगर जो जिस तरह सीट्स बढ़ाई गई हैं और वहाँ पर इंतखाबात अगर हो जाते हैं, जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, तो फिर वो एक स्कोप बड़ा नहीं हो जाएगा? वो जो पार्लियामेंट है जिसमें उनके अपने इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे, तो वो एक तरह का जिरगे वाली सूरत हाल नहीं बन जाएगी? बहुत ज़बरदस्त वो जो सीटें उन्होंने बढ़ाई है प्रोविंशियल असम्बली की 16 से 24 आई थिंक, और नेशनल असम्बली की 8 से आई थिंक 12 जी 12 हुई। तो वहाँ पे एक था एक सोर्स ऑफ इनकरेजमेंट एमंग लोकल पीपल। लोकल लोग वहाँ पे इस डेवलपमेंट के ऊपर बहुत खुश हैं, बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। नुमाइंदगी बढ़ जाएगी,
और मैं कहता हूँ कि उसके साथ ही उनके इश्यूज़ पे इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट पे काफ़ी असरात होंगे। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। रहमत मसूद, इनाम दोनों उसी इलाके से हैं, भरपूर पाकिस्तानी हैं। और रहमत मसूद के बारे में आपने सुना कि वो अपनी जॉब छोड़ के रिज़ाइन करके काबुल से पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद में हैं, अरब न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उनका दिल पाकिस्तान से धड़कता है। इसी तरह कबाइल की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और कभी भी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज नहीं लगाई, इसलिए कि ये जो कबाइल हैं ये पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर आप इनके पास जाएं तो इनके जिस अंदाज से ये मेहमानदारी करते हैं तो वापस आने को जी नहीं करता। प्रोपेगेंडा कर कर के इन लोगों के बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें फैलाई गई, लेकिन हम जब भी गए हैं वहाँ पे, जब भी किसी कबाइल में या KPK में जब भी किसी से मिले हैं, तो मेहमानदारी का जो हमने लुत्फ़ उठाया वो दुनिया में किसी ख़ित्ते में हमें वो नहीं मिला। आज भी ये लोग पाकिस्तान के साथ हैं। ये जो वाक़या है, बिल्कुल सही कहा रहमत ने, इसको सिर्फ़ इसी तनाजुर में देखना चाहिए। और ये एक छोटा वाक़या है, चंद लोगों से भूल हो गई होगी, इसको इसी तरह देखना चाहिए। इसको बुनियाद बनाकर कोई बड़ा एडवेंचर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ के लोग बहुत असला देख चुके हैं, बहुत खून बहा चुके हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और शायद यही वजह है कि जो ग्रेटर पश्तूनिस्तान और वो बहुत सारी जो तहरीकें थी पाकिस्तान में दरार डालने की, वो कामयाब नहीं हो सकी। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि बाई चॉइस रेफरेंडम के ज़रिए ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा बने। और फिर जो आज आज़ाद कश्मीर है जो हिस्सा, वो भी इन्हीं कबाइल की मरहून मिन्नत है। अगर ये कबाइल वहाँ पर न जाते तो जो आज कश्मीर हमारे पास है ये भी ना होता। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।